नमस्ते मेरे कहानी सुनने वाले साथियों। आज की रात कुछ अलग है। हवा में एक पुरानी खुशबू है, जैसे मिट्टी किसी पुरानी बात को याद कर रही हो। कहते हैं पुराने जमींदार के घर से एक मिट्टी की मोहर मिली है, एक ऐसी मोहर जो जिसे छू ले वो झूठ नहीं बोल सकता। आज हम उसी रहस्यमयी रात में उतरेंगे जहां सच्चाई खुद मिट्टी से फूटती है। पर सुनिए, उससे पहले बताइए हमें, आप इस कहानी को किस गांव या किस शहर से सुन रहे हैं और रात के कितने बजे हैं वहां? नीचे कमेंट में लिखिए, ताकि हमें पता चले कि गांव की रातें की ये आवाज किन किन दिलों तक पहुंच रही है। और हाँ, अगर ये रहस्यमयी कहानी आपको दिल और दिमाग दोनों को छू जाए तो गांव की रातें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए वो सीधे आपकी रात में उतर आए। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर रात की कहानी तभी अधूरी नहीं रहती जब आप उसे सुनते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। मिट्टी की मोहर, जहां सच्चाई छिप नहीं सकती, चाहे उसे मिट्टी में ही क्यों न दफनाया गया हो। बरसात की आखिरी शाम थी। आसमान में बादलों की चादर पतली हो गई थी और हवा में भीगी मिट्टी की वह पहचानने वाली गंध फैल रही थी जो मन में किसी पुराने गीत की तरह अटक जाती है। गांव के सिरे पर झुके हुए बरगद की छाया में खड़ी ठाकुर हरभजन सिंह की हवेली अब आधी खंडहर दिन की आखिरी रोशनी में किसी थके हुए युग जैसी लग रही थी। रवि ने गमछे की गांठ कसते हुए दीवार के पास झुककर मिट्टी खुरची। फावड़े का सिरा ईंटों और काय के बीच घुसते जाते एक ऐसी थक से टकराया जो मिट्टी में धन से लोहे जैसी नहीं, किसी बंद सांस जैसी लगी, छोटी, भारी और चौंकाने वाली। रवि बेटा, धूप ढल रही है, कल करना। रघुनाथ ने दूर चौपाल की ओर जाती पगडंडी से पुकारा। हुक्के का धुआं उनके शब्दों के साथ हवा में घुलता चला गया। 2 मिनट बाबा। रवि ने फावड़ा और गहरा मारा। उखड़ी मिट्टी में उंगलियां गड़ाते ही एक गोल सी चपट्टी चीज उभरी। उसने सावधानी से काई साफ की। उंगलियों पर चिकनी ठंडी परत चिपक गई और फिर वस्तु की सतह पर धूल की लकीरों के बीच एक उभरा हुआ अक्षर चमक उठा। सत्य। अक्षर मिट्टी का ही था, पर जैसे भीतर किसी और चीज की चमक कैद हो। पीछे से पायल की मध्यम खनक सुनाई दी। कमला आंगन के दरवाजे पर थी। उसकी आंखें इस दृश्य को जिस तरह देख रही थीं, उसमें चिंता का ऐसा रंग था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उतरता आया हो। ये क्या उठाया है तू? उसकी आवाज धीमी थी पर आदेश जैसी। मुहर है अम्मा, मिट्टी की, शायद बहुत पुरानी, रवि ने कहा और मुहर को हथेली पर घुमाकर देखा। किनारे पर पुराना बेल फूल जैसा पैटर्न था, बीच में वही सत्य। मुहर में से किसी ठंडी जगह की गंध आती थी, जैसे बरसों से बंद कमरे का ताला खुला हो। कमला ने कदम नहीं बढ़ाए, बस फुसफुसाकर बोली, उसे यहीं छोड़ दे। रवि ने हंसने की कोशिश की। इतना डर क्यों लग रहा अम्मा? पुरानी चीज है, अच्छा होगा। हवेली की मरम्मत करूं तो काम आएगा। मरम्मत? कमला के ओंठ खींचे। जिस चीज ने घर तोड़ा वो घर कैसे बनाएगी? इतने में 2 साएं दीवार के बाहर से भीतर फिसले। गोपी और लच्छू, दोनों की उम्र रवि जितनी ही, पर चाल ढाल अलग। गोपी की आंखों में चंचल जिज्ञासा थी। लच्छू हमेशा की तरह बात से ज्यादा खामोशियों को तौलता था। किस खजाने पर हाथ लग गया? गोपी ने छुटकी ली। उसके पीछे रीना भी आ गई, हाथ में नींबू मिर्च की डोरी जो उसने अभी दरवाजे की कील पर बांधी थी। सुर्ख दुपट्टा हवा में हल्का फड़फड़ा रहा था। रवि ने हथेली बढ़ाकर दिखाया, यह मिट्टी की मुहर, देखो इस पर क्या लिखा है। सत्य, रीना ने धीरे से पढ़ा। अजीब है, मिट्टी की मुहर पर इतना साफ अक्षर। लच्छू ने आंखें संकीर्ण की। कहते हैं ठाकुर हरभजन के पास ऐसी चीजें थीं जो आदमी के मुंह से सच निकलवा दें, पर वो तो किस्से हैं। रवि ने अदा से मुहर को अंगूठे व तर्जनी के बीच घुमाया। सूरज की आखिरी किरण ठीक उसी क्षण पीछे से आई
और अक्षर पर पड़ी। जैसे थरथराहट सी उठी। वास्तविक या कल्पना कोई तय न कर पाया। चल जांच करते हैं, गोपी ने मजाक किया। पूछ मुझसे कुछ, मैं सबको बता दूंगा कि मैं कितना सच बोलता हूं। तो बताओ, रवि ने मुस्कान दबाते हुए कहा। तुम रीना को बचपन से पसंद करते हो? सच? गोपी ने भौं उछाली। क्या बेवकूफ। वह बकाया वाक्य पूरा करता, उससे पहले उसने मजाक में ही मुहर को छू लिया। स्पर्श होते ही उसके चेहरे पर एक अनचाही कड़वाहट और हल्की घबराहट आई, जैसे भीतर किसी अदृश्य हाथ ने कोई खिड़की खोल दी हो। शब्द बिना अनुमति के उसके होंठों से फिसल गए। हाँ, मैं रीना को पसंद करता हूं, पहले दिन से, जब उसने स्कूल में मेरी टूटी पेंसिल को अपनी से जोड़ दिया था। खामोशी, हवा स्थिर। रीना की आंखें एक पल के लिए फड़कीं, फिर झुक गईं और गालों पर बारिश सी गर्मी दौड़ी। गोपी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ झटका, मुहर रवि की हथेली से फिसलते फिसलते फिर उसी में लौट आई। ये क्या था? गोपी की सांसें उखड़ गईं। मैंने बोलना नहीं चाहा था। कमला का चेहरा ढक गया। मैंने कहा था उसे छोड़ दे। उस पल आंगन में किसी दूर की गरज सी गूंज हुई, शायद बादल, शायद किसी पुरानी पीड़ा की प्रतिध्वनि। रघुनाथ भीतर आ गए। कदमों में अनिच्छा थी, जैसे वे जानबूझकर देर कर रहे हों। क्या तमाशा लगा रखा है? उन्होंने रुखाई से कहा। फिर रवि की हथेली पर टिकी मुहर पर निगाह पड़ी। वे अटक गए। आंखों में एक चमक, फिर धूंध, पहचान और भय का मिश्रण। कहाँ मिली ये? आवाज धीमी हो गई थी। दीवार की दरार में, रवि ने बताया। किसकी है यह? रघुनाथ ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर वहीं ठिठक गए। तेरे दादा के वक्त से यह नाम हवा में है। ठाकुर हरभजन की हवेली में एक ऐसी चीज होने की बात चलती थी जो जुबान को बांध देती, झूठ से नहीं, सच से। और सच, बेटा, किसी धारदार हंसिए जैसा होता है, जो उगता भी है और काटता भी। तो दादा? रवि ने पूछा। रघुनाथ ने नजरों से आंगन का चक्कर लगाया। पीली दीवारें, लालटेन का कांपता उजाला, चौके में ठंडी पड़ती रोटियों की गंध और कहीं भीतर से आती दादी सुनैना की धीमी खांसी। तेरे दादा ने एक कागज पर अंगूठा लगाने से मना किया था। ठाकुर ने कहा था, झूठ बोलो बस एक दफा। दादा ने कहा, झूठ से पेट नहीं भरता। अगले दिन इसी दीवार के पास उनकी सांस टूट गई। उस दिन से यह हवेली सच बोलती है और लोग चुप हो जाते हैं। रीना ने नजर उठाई। पर सच में ऐसा कैसे हो सकता है? मिट्टी किसी को बोलने पर मजबूर करे? लच्छू ने मुहर के किनारे उभरे बेल बूटों को देखा। जादू नहीं, पर असर है, हर चीज का। कभी नाम का, कभी भूगर्भ का, कभी यादों का। रवि ने मुहर को हल्का सा दबाया। उसकी त्वचा के नीचे एक ठंडक उतर गई, जैसे तापमान अचानक 2 अंक नीचे चला गया हो। तो क्या यह करेगी क्या? कमला ने लगभग गुहार सी लगाई। इसे वहीं रख दे जहां से उठाया। हवेली के कुछ राज उठने के लिए नहीं होते रवि। रवि ने आंखें सिकोड़कर दीवार की दरार को देखा। दरार के पीछे काली मिट्टी में कुछ और चमक रहा था, मुहर जैसी कोई और आकृति, या शायद बस आंख का धोखा। वह एक पग आगे बढ़ा ही था कि दालान की छत से पुरानी लकड़ी की पट्टी छर्र की आवाज के साथ हिली। सभी ने सिर ऊपर उठाए। आज नहीं, रघुनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा। रात में खंडहर का मन खराब रहता है। गोपी ने उलझन में सिर खुजाया। तो ये यहीं रहेगी? रवि ने मुहर जेब में रख ली। सुरक्षित, कल पंडित भैरवदास से पूछेंगे। उसने हल्की मुस्कान की, पर भीतर एक अनजाना रोमांच उठ रहा था। किसी पुराने दरवाजे की कुंडी जैसे मन में खुद ब खुद खुल गई हो। रात ढलाई। हवेली के आंगन में लालटेनें जलीं। दीवारों पर रोशनी के पीले वृत्त सांस लेते से दिखाई देते। कमला ने थाली परोसते हुए किसी पुराने भजन की धुन में मंद मंद गुनगुनाया, पर शब्द अधर में ही टूट गए। रघुनाथ खटिया पर बैठकर गांव की खबरें पूछने लगे। नदी का पानी घट रहा है, मंडी में भिंडी के दाम गिरे हैं,
और चौकीदार ने कल चौपाल पर जो बात उठाई वह बस अफवाह निकली। साधारण बातें, साधारण लय, पर घर की हवा असाधारण थी, जैसे हर सांस कोई इंतजार कर रही हो। रवि, मुहर मेज पर रख दे, कमला ने कहा। जेब में रहेगी तो नींद नहीं आएगी। रवि ने आटे की डलिया के पास पीतल के कटोरे की छाया में मुहर रख दी। जैसे ही वह उसके पास से हटने लगा, खिड़की से आई हवा का झोंका मेज पर रखे पुराने अखबार के पन्ने हिलाकर मुहर को हल्का सा छू गया। मुहर धीरे से घूमी और सत्य का अक्षर ठीक दरवाजे की ओर आ टिका। देखा, कमला की आवाज कांपी। ये चीज घर की आंखों को मोड़ देती है। अम्मा, हवा थी, रवि ने कहा, पर उसने भी यह नोट किया कि मुहर का ठहरना हवा की दिशा से अलग था, जैसे उसे दरवाजे के पार किसी की ओर देखने का आग्रह हो। उसी समय दादी सुनैना की खांसी तेज हुई। कमला थाली छोड़कर उधर भागी। रवि उंगलियों से मेज थपथपाकर सोचने लगा, पंडित भैरवदास क्या कहेंगे? क्या यह बस संयोग था कि गोपी के मुंह से सच फिसल गया, या सच भीतर कैद था और मुहर ने ताला खोल दिया? आंगन में रीना चुपचाप तुलसी के पास खड़ी थी। उसकी हथेली में नींबू मिर्च की डोरी का गांठ वाला सिरा था। उसने नजरें उठाईं। रवि, गोपी की बात, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। रवि मुस्कुराया। और वैसे भी सच, वह वाक्य पूरा करता उससे पहले भीतर से रघुनाथ की पुकार आई, रवि जरा इधर आ। रवि पहुंचा तो देखा दादी सुनैना की आंखें पानी पानी थीं। वे मुहर को ताकती रहीं, फिर बिना किसी प्रस्तावना के बोल उठीं। यह उसी रात की है जब हवेली की दीवारों ने चीखें पी ली थीं। दादी, आपने देखा था? रवि झुका। देखा नहीं, दादी ने धीमे कहा। सुना था, और सुनना कई बार देखना होता है। बारिश थी, ठाकुर ने किसी कागज पर किसी का नाम लिखवाया था। सत्य की मुहर उसी रात मिट्टी में दबा दी गई। जो जो इसे छूता है उसकी जुबान पर उसकी अपनी ही परछाई बैठ जाती है। परछाई? लच्छू पीछे से आ गया था। मतलब जो भीतर है वही बाहर? दादी की आंखें कहीं दूर टिक गईं। पर सच हमेशा ईश्वर भजन नहीं, बाढ़ भी होता है। कमला ने झट से टोका। मां, और डरा मत, बच्चा है। बच्चा? दादी मुस्कुराई। ये बच्चा नहीं, उस दीवार का नया सुनने वाला है। रघुनाथ ने विषय बदलने की कोशिश की। खाना ठंडा हो रहा है। पर भोजन का स्वाद भी उस रात बदल गया था। नमक ठीक, दाल सही, रोटियां मुलायम, फिर भी निवाला हलक में रुक रुक कर उतरता। एक ही मेज, एक ही परिवार, और बीच में रखी एक छोटी सी मिट्टी की मुहर, जैसे किसी न दिखाई देने वाली अदालत की मुहर, जो हर सांस को साक्ष्य बना देती। खाने के बाद जब सब नींद के बहाने कमरों में गए, रवि अकेला आंगन में रह गया। आसमान में बादल अब विरल थे। सितारे गीली काली स्याही पर चांदी के बिंदुओं से लग रहे थे। दूर के खेतों से मेंढकों की आवाजें एक भंगिमा बनाकर उठती गिरती। हवेली की दीवार की दरार चांदनी में और साफ दिख रही थी, जैसे किसी की सूखी मुस्कान। रवि ने मेज से मुहर उठाई। ठंडी, हल्की, उसके स्पर्श में कोई घबराहट नहीं, सिर्फ जिज्ञासा थी। क्या तुम सच में बोलवाती हो? वह बुदबुदाया। या लोग खुद बोलना चाहते हैं, तुम बस कहने का बहाना दे देती हो? वह दरार के सामने जा खड़ा हुआ। उभरी ईंटों के बीच उंगलियों से खुरचकर मिट्टी की एक पतली लाइन उसने अलग की। भीतर अंधेरा था। उसने मुहर को दरार के सामने उठाया। एक पल को लगा अक्षर की सतह से चांदनी थोड़ी ज्यादा उछली, जैसे दीवार के भीतर कोई रुकी हुई सांस फिर वहीं थक बजा रही हो। और तभी पीछे से गोपी की आवाज आई, रवि, एक बात कहनी है। रवि ने मुहर नीचे की। क्या? गोपी की आंखें अब हल्की लाल थीं, जैसे वह कुछ देर से जूझ रहा हो। उसने होंठ भींचे, फिर अचानक बोला, रीना से मत कहना कि मैंने। नहीं, छोड़। वह वाक्य खुद ही टूट गया और दूसरी बात झरने लगी। मैं कल रात चौपाल से घर लौटते वक्त तेरी झोंपड़ी के पास रुककर सुना करता हूं।
तेरी माँ रात को रोती है, तूने नहीं सुना इसीलिए कह रहा हूं। माफ करना, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर यह मेरे अंदर से निकल रहा है। रवि जड़ हो गया। कमला की रात की खामोशी, आंगन में बुझती लालटेन और बर्तन धोते हुए उनके हाथों की धीमी थिरक सब स्मृतियों की तरह आंखों में भर आई। उसने गोपी की तरफ देखा। दोस्त की आंखों में अपराध बोध नहीं, बल्कि एक अनियंत्रित राहत थी, जैसे भारी बोझ कहीं रख दिया हो। मुहर रवि की उंगलियों में कांपी। उसने धीमे से पूछा, तूने इसे छुआ? गोपी ने हां में सिर हिलाया। जाते जाते मेज से उठाई थी। लगा मजाक करूंगा, फिर वाक्य बीच में ही डूब गया। दोनों चुप। दीवार की दरार से आती ठंडी हवा ने लालटेन की लौ डोलाई और आंगन में छायाएं लंबी हो गईं। बस, रवि ने धीरे से कहा, अब कोई इसे नहीं छुएगा, कल पंडित से बात करेंगे। वह मुहर वापस मेज पर रखने लौटा। उसके कदमों की आहट पर दालान की छत फिर चर्र बोली, और जैसे किसी अदृश्य धागे ने रात की तह में से एक और परत खींच दी हो, दादी सुनैना की टूटी फूटी स्वर लड़ी फुसफुसाई, जब सत्य घर में आता है, दीवारें पहले बोलती हैं, आदमी बाद में। रवि ने एक आखिरी बार दरार की तरफ देखा। उससे लगा भीतर कहीं बहुत धीमे किसी ने खांस कर कोई शब्द बनाया है, कोई नाम, पर वह इतना मंद था कि पकड़ में नहीं आया। उसके कानों में बस 2 अक्षर बचे, सत्य। मुहर मेज पर रखी थी, अक्षर ऊपर की ओर। हवा नहीं थी, फिर भी वह अपनी जगह आधा इंच सरकी, दरवाजे की दिशा में। रवि ने पलकें झपकाईं। फिर उसने लालटेन की लौ जरा धीमी कर दी और भीतर चला गया। आंगन खाली रह गया और दीवार की दरार में जैसे किसी पुरानी कहानी ने पहली बार होंठ खोले हों। बहुत दूर से आती सी एक आवाज उठी, इतनी हल्की कि केवल दीवारों ने सुनी। कल सुबह की हवा में अजीब सी नमी थी। सूरज उगा तो जरूर, मगर उसकी रोशनी किसी धुंधले शीशे से छनकर जमीन पर गिर रही थी। ठाकुर हरभजन की हवेली के टूटे दरवाजे पर परिंदे चुप बैठे थे, जैसे किसी अनकहे डर को महसूस कर रहे हों। रवि की आंखें रात भर नहीं लगीं। बार बार वही आवाज, वही दीवार, वही सत्य कानों में गूंजता रहा। मुहर अब भी मेज पर रखी थी, पर अब उस पर मिट्टी सूख चुकी थी। अक्षर और गहरा दिख रहा था, जैसे किसी ने रात भर उसे भीतर से चमकाया हो। कमला ने रसोई से झांका, रवि, आज खेत नहीं जा रहा? रवि ने पानी का गिलास खाली किया। नहीं अम्मा, पहले पंडित भैरवदास के पास जाऊंगा, इस मुहर की बात करनी है। कमला ने बात रोकने की कोशिश की। उन चीजों के पीछे मत जा बेटा, पंडित लोग भी डरते हैं उससे। सुना है उन्होंने खुद ठाकुर के वक्त में वो मुहर देखी थी। रवि ने बस सिर झुकाया और बाहर निकल गया। पगडंडी के दोनों ओर भुट्टे की फसल झूम रही थी। तालाब के किनारे बच्चे मिट्टी के घर बना रहे थे, लेकिन रवि का मन इन सब से परे था। उसकी नज़र उसी पर टिके थी जो उसकी जेब में थी। हर कदम के साथ उसे महसूस होता कि मुहर जैसे उसके स्पर्श से गर्म हो रही हो। वह चौपाल पहुंचा, जहां पंडित भैरवदास लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा की थाली सजा रहे थे। सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर चंदन की रेखा और आंखों में अजीब सी थकान। पंडित जी, रवि ने झुककर प्रणाम किया। एक चीज दिखानी है। भैरवदास ने सिर उठाया। कौन सी चीज? रवि ने जेब से मुहर निकाली और उनके सामने रख दी। बस इतना होते ही पंडित जी का हाथ वहीं रुक गया। आंखें फैल गईं। ये तू कहां से लाया? हमारे पुराने हवेली से, रवि ने कहा। दीवार के अंदर दबा मिला, उस पर सत्य लिखा है। पंडित के चेहरे का रंग उतर गया। हरभजन सिंह की हवेली? हाँ। भैरवदास ने थाली एक ओर रखी और धीमे से कहा, जो इसे छूता है वह झूठ नहीं बोल सकता। पर ध्यान रख, सच बोलना उतना ही खतरनाक होता है जितना झूठ जीना। यह मुहर शापित नहीं है, लेकिन यह इंसान के भीतर की सारी परतें उतार देती है। रवि ने पूछा, क्यों बनाई गई थी यह? भैरवदास ने लंबी सांस ली। ठाकुर हरभजन ने इसे बनवाया था।
ताकि कोई उसकी अदालत में झूठ न बोले। लेकिन जब उसका अपना झूठ उजागर हुआ, जब जमीन के नाम पर उसने धोखा किया, तो उसी मुहर ने उसका सच सबके सामने रख दिया। लोग बोले, वह खुद अपने ही शपथ के नीचे मर गया। रवि की आंखें चौड़ी हुईं। क्या वह सच में? पंडित ने बीच में ही कहा, तू इसे यहीं छोड़ दे बेटा, यह गांव की शांति भंग कर देगी। रवि ने सिर हिलाया। नहीं नहीं पंडित जी, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दादा के साथ क्या हुआ था, और अगर यह मुहर सच बोलवा सकती है तो शायद वह दिन का सच भी बताएगी। पंडित ने कहा, सावधान रहना, सच की आग में जो गया वह कभी पूरा लौटकर नहीं आया। रवि जब घर लौटा तो हवेली का आंगन पहले से अजीब सा लगा। कमला चक्की पीस रही थी और रघुनाथ बाड़े में बैलों को चारा डाल रहे थे। रीना बाहर से दूध लेकर आई। आओ नाश्ता कर लो। रवि ने मुहर जेब से निकाली और खिड़की के पास रख दी। तभी गोपी और लच्छू आए। गोपी ने हंसने की कोशिश की। भाई, कल रात से मन घबराया हुआ है, पता नहीं क्यों। लच्छू बोला, मुझे तो सपने में लगा कि दीवार मुझे कुछ कह रही थी। रवि ने कहा, हम सब इसे छू चुके हैं, शायद इसका असर हो। रीना ने कहा, असर कैसे? इतने में रघुनाथ की आवाज आई, रवि, खेत में न जाएं क्या? आज नहीं बाबा, रवि ने कहा। रघुनाथ ने पास आकर मुहर को देखा। अभी तक तूने इसे नहीं छोड़ा? रवि कुछ बोल पाता उससे पहले गोपी ने धीमे स्वर में कहा, चाहो तो इसे किसी और को दे दो, देखो क्या होता है। लच्छू ने झट से कहा, नहीं रे, मजाक मत कर। कमला बोली, मुहर को हाथ मत लगाना कोई। पर उसी क्षण रीना ने सहजता से उसे उठा लिया। देखते हैं इसमें डरने जैसा क्या है, उसने कहा। मुहर के स्पर्श से उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने कुछ पल चुपचाप उसे देखा और फिर जैसे कोई परत टूटी हो, उसके होंठ अपने आप हिले। मैंने पिछले साल पंडित जी की थाली से पैसे उठाए थे। सन्नाटा। रघुनाथ, कमला, गोपी, सबके चेहरे पर वही भाव था, जैसे किसी अनसुनी बात ने घर की हवा फाड़ दी हो। रीना ने खुद अपने होंठ पर हाथ रखा। मुझे नहीं पता ये क्यों बोल दिया मैंने। मुहर उसके हाथ से गिर गई। रवि ने उसे उठाया। अब पक्का यकीन है ये चीज लोगों से सच बुलवाती है। रघुनाथ ने धीरे से कहा, अब तू इसे मिट्टी में गाड़ दे। लेकिन रवि ने सिर हिलाया। नहीं बाबा, अब बहुत कुछ जानना बाकी है। दादा की मौत, हवेली की दीवार, ठाकुर हरभजन का राज, सब यही बताएगी। कमला के चेहरे पर सर्द भय उतर आया। रवि, तू आग से खेल रहा है, रवि बोला। कभी कभी आग में ही रोशनी मिलती है अम्मा। रात ढली। हवेली में हवा की आवाजें लौट आईं। मुहर अब चौखट के पास रखी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद सांस ले रही हो। गोपी बाहर खड़ा था। रवि, नींद नहीं आ रही, लगता है कुछ होगा आज। क्या मतलब? जब से रीना ने सच बोला है, सबका मन भारी है। गांव वाले बातें कर रहे हैं कि हवेली में फिर हरभजन का साया दिखा। रवि ने कहा, सच किसी साये को नहीं बुलाता, वो बस परछाई दिखाता है। इतने में दादी सुनैना अंदर से बोली, सत्य की पुकार सुनी है मैंने। जब वो हवेली के भीतर से उठती है तो दीवारें जवाब देती हैं। रवि ने पूछा, दादी, आपने कभी उस रात का सच सुना था? दादी की आंखों में वही पुरानी चमक लौटी। उस रात ठाकुर ने जमीन पर कब्जा करने के लिए दादा से झूठी गवाही मांगी थी। दादा ने मना कर दिया और सुबह वो दीवार में दफन मिले। कोई चीख नहीं सुनी, कोई आवाज नहीं, बस हवेली की दीवार गीली थी। गोपी ने घबराकर पूछा, मतलब दीवार ने निगल लिया? दादी बोली, या फिर सच ने? रवि की नजर मुहर पर पड़ी। वह अब हल्की चमक रही थी, जैसे किसी ने भीतर दीपक जलाया हो। रवि ने कहा, कल हम सब मिलकर उस दीवार को खोदेंगे। कमला ने हाथ जोड़ लिए। नहीं बेटा, मत कर ऐसा। जो आवाजें दबी हैं वो चैन से रहना चाहती हैं। रवि बोला, अब नहीं अम्मा, जब तक ये मुहर है कोई झूठ नहीं बचेगा।
हवेली में हवा तेज हुई, लालटेन डोलने लगी, दीवार की दरार से धूल गिरी और सबने सुना जैसे अंदर कोई फुसफुसा रहा हो। आओ, कमला ने घबरा कर कहा। देख, बोल रही है दीवार, इसे छोड़ दे रवि। पर रवि की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। उसने कहा, कल सूरज उगेगा तो दीवार टूटेगी और जो दबा है वो बोलेगा। लच्छू, गोपी और रीना चुप खड़े रहे। दादी सुनैना की आंखें बंद थीं, पर होंठ हिल रहे थे। जो सत्य को जगाता है वो खुद कभी नहीं सोता। सुबह का आसमान धुंधला था। बादलों की परतों में सूरज कहीं फंसा हुआ सा लगा, जैसे खुद रोशनी भी इस हवेली के राज को देखना नहीं चाहती। हवा में मिट्टी और सीलन की गंध थी, वही गंध जो कल रात दीवार से आई थी। रवि ने खाट से उतरते ही सीधा मुहर उठाई। आज उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। गोपी, लच्छू और रीना पहले से बाहर खड़े थे। कमला आंगन के दरवाजे पर थी, आंखों में वही भय जो अब तक शब्दों में नहीं ढला था। तू सच में करने जा रहा है? उसने पूछा। रवि ने सिर झुकाया। अम्मा, अब पीछे नहीं हट सकता। ये हवेली तब तक डराती रहेगी जब तक हम इसे सुन नहीं लेते। रघुनाथ खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर पिता का डर और बेटे का साहस दोनों टकरा रहे थे। अगर दीवार टूटे, उन्होंने कहा, तो संभल कर रहना। हर चीज जो दिखती है वैसी नहीं होती। रवि ने जवाब दिया। और हर चीज जो नहीं दिखती उसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ है। हवेली का पिछला हिस्सा, जहां बरगद की जड़ें दीवार में घुस चुकी थीं, आज सन्नाटे में डूबा था। धूप का एक टुकड़ा दीवार के ऊपरी हिस्से पर अटका था, बाकी सब छाया में था। गोपी फावड़ा लेकर आया। जहां से कल मुहर मिली थी वहीं से शुरू करें। हाँ, रवि ने कहा। रीना और लच्छू थोड़ी दूरी पर खड़े रहे। रीना ने धीरे से कहा, अगर अंदर कुछ गलत हुआ तो? लच्छू ने उत्तर दिया, तो भी अब देर हो चुकी है। सच बोल चुका है, अब वह रुकने वाला नहीं। फावड़ा दीवार में घुसा, मिट्टी झरने लगी। हर चोट पर दीवार से हल्की धूल उठती और हवा में वही गंध फैलती जो पुरानी यादों की तरह भीतर उतरती जाती। रवि ने जोर से कहा, लच्छू, एक बाल्टी पानी डाल। जैसे ही पानी दीवार से टकराया, भीतर से एक धीमी थक की आवाज आई। सुना? गोपी ने फुसफुसा कर कहा। रवि ने दीवार पर हथेली रखी। भीतर से ठंडक आ रही थी। यही कुछ है, उसने कहा। दीवार अंदर से खोखली है। तीनों ने मिलकर दीवार की ईंटें उखाड़नी शुरू की। आधे घंटे बाद जैसे ही ईंटों की तीसरी परत टूटी, भीतर से काली मिट्टी का ढेर गिरा और उसके साथ कुछ चमक उठा। रीना चिल्लाई, कुछ है वहां। रवि झुका, मिट्टी हटाई। एक पुराना लकड़ी का संदूक, जंग लगा ताला और ऊपर उसी तरह का निशान। सत्य। कमला, जो अब तक दूर खड़ी थी, दौड़ती आई। रवि, इसे मत छू। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने मुहर उसी ताले के ऊपर रखी, जैसे कोई चाबी अपनी जगह ढूंढ ले। तुरंत क्लिक की आवाज आई। ताला अपने आप खुल गया। सभी ने सांस रोक ली। अंदर पुराने कपड़ों के टुकड़े, कुछ सिक्के और एक पीली पड़ चुकी कागज की गठरी थी। रवि ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस पर ठाकुर हरभजन सिंह की मुहर लगी थी। ये तो वही मुहर है जो ठाकुर इस्तेमाल करता था, लच्छू बोला। रवि ने कागज फैलाया। उसमें लिखा था, जमीन का असली वारिस रघुनाथ का पिता है। ठाकुर हरभजन सिंह ने झूठे कागज बनवाए। सच्चाई दबी है पर मिट्टी गवाह है। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। गोपी ने फुसफुसाकर कहा, मतलब तेरे दादा को इसलिए मारा गया? रवि की आंखों में आंसू थे, पर उनमें चमक भी थी। अब समझ आया क्यों दादा ने झूठी गवाही नहीं दी। ये मुहर, ये दीवार, सब गवाही दे रहे थे। कमला ने सिर पकड़ लिया। हे राम, इतने साल हमने झूठ को सच समझा। रघुनाथ, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़े। उन्होंने मुहर को उठाया और जैसे ही उनके हाथ ने उसे छुआ, उनकी आवाज खुद ही फट पड़ी। हाँ, मैंने अपने बाप की मौत के बाद सब चुपचाप देखा था।
ठाकुर ने कहा था, जो बोलेगा वही मरेगा। मैंने डर कर चुप्पी साध ली। सब ने उनकी ओर देखा। रवि के चेहरे पर हैरानी और पीड़ा दोनों थीं। बाबा, आप जानते थे? रघुनाथ की आंखों में पश्चाताप की नदी बहने लगी। जानता था बेटा, लेकिन डर ने जुबान बांध दी। आज तक हर रात वो दीवार मुझसे सवाल करती थी। मैं सुनता था, पर जवाब नहीं देता था। रीना ने कहा, शायद अब वो दीवार शांत हो जाएगी। रवि ने मुहर उठाई। नहीं, अभी नहीं। सच अभी पूरा नहीं बोला। हवेली में हल्की कंपन हुई, जैसे धरती ने कुछ कहा हो। दीवार की दरार से हवा का झोंका निकला। उसमें राख जैसी धूल उड़ रही थी। दादी सुनैना दूर से आई, छड़ी टेकते हुए। मैंने कहा था ना, जब सत्य जागेगा तो हवेली फिर बोलेगी। उन्होंने संदूक के अंदर झांका और कांपते हाथों से कुछ निकाला। एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में ठाकुर हरभजन, रघुनाथ के पिता और एक अनजान औरत। ये कौन है? रवि ने पूछा। दादी ने कहा, ठाकुर की बहन और तेरे दादा की मंगेतर। सन्नाटा। कमला ने झट से कहा, तो ठाकुर ने न सिर्फ जमीन छीनी बल्कि रिश्ता भी तोड़ा। दादी की आंखें नम थीं। और उसी रात जब तेरे दादा ने सच बोलने की कसम खाई, ठाकुर ने उसे हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। रवि ने गहरी सांस ली। तो अब ये हवेली सच जान चुकी है। अब इसे डर नहीं, न्याय चाहिए। कमला बोली, क्या करेगा तू अब? रवि ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस तरह मुहर झूठ को नहीं बख्शती, उसी तरह मैं भी इस इतिहास को मिट्टी में नहीं रहने दूंगा। रीना ने धीरे से कहा, सावधान रहना रवि, ठाकुर का नाम अब भी गांव में असर रखता है। रवि ने उसकी ओर देखा। नाम पुराना है, पर सच नया होता है हर दिन। शाम तक गांव में खबर फैल चुकी थी कि ठाकुर हरभजन के हवेली से सच का दस्तावेज मिला है। लोग हवेली के बाहर जमा होने लगे, कुछ डर से, कुछ जिज्ञासा से। रघुनाथ ने सबके सामने कदम बढ़ाया। आज मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पिता झूठे नहीं थे। ठाकुर ने धोखा दिया और हमने चुप रहकर उस झूठ को जिंदा रखा। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। सालों बाद किसी ने ठाकुर के खिलाफ बोला है। क्या मुहर सच में बोलवाती है? रवि ने आगे बढ़कर कहा, मुहर नहीं बोलवाती, वो सिर्फ वही दिखाती है जो हमारे भीतर दबा है। हमने डर को सच समझ लिया था। कमला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें भय नहीं था, गर्व था। रीना ने मुहर को फिर देखा और धीरे से कहा, कभी कभी मिट्टी भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। हवा चली। दीवारों की सीलन सूखने लगी। बरगद की पत्तियों ने हिलते हुए जैसे राहत की सांस ली। रवि ने संदूक वापस दीवार में रख दिया, लेकिन इस बार खुला छोड़कर। अब यह हवेली गवाही नहीं, आजादी रखेगी, उसने कहा। दादी सुनैना मुस्कुराई। सच जब बाहर आता है तो मिट्टी भी हल्की हो जाती है। और उस रात पहली बार ठाकुर हरभजन की हवेली में कोई चीख नहीं, बस शांति थी। दीवार मौन थी, जैसे उसने अपने भीतर की कहानी कह दी हो। हवेली के आंगन में उस सुबह एक अजीब सी खामोशी थी। रात की बरसात के बाद मिट्टी गीली थी, लेकिन हवा में किसी मुक्ति की गंध थी, जैसे किसी पुराने बंधन से आत्मा छूट गई हो। बरगद की शाखाएं हिल रही थीं, मानो हवेली का बोझ उन्होंने भी उतार फेंका हो। रवि चौखट पर बैठा था। सामने वही मुहर रखी थी, अब धूल मिट्टी से साफ, पर उसकी चमक बदली हुई। उसके अक्षर सत्य अब किसी मंत्र की तरह लग रहे थे। कमला चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन उसके हाथों की हरकतों में एक सुकून था जो पहले कभी नहीं दिखा। रघुनाथ खामोश थे, पर अब उनके चेहरे पर अपराध बोध नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति थी। दादी सुनैना भगवान की मूर्ति के सामने दिया जला रही थीं, धीमे स्वर में बुदबुदाते हुए। जो बोला नहीं, उसे अब सुना जा रहा है। रीना दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें हवेली के आंगन पर थीं, जहां गांव वाले धीरे धीरे आने लगे थे। रघुनाथ के घर से क्या निकला? कहते हैं ठाकुर का सच खुल गया। मुहर
वही मुहर जो झूठ रोक देती है। चौपाल से लेकर कुएं तक हर कोने में लोग उसी एक बात पर चर्चा कर रहे थे, मिट्टी की मोहर। किसी के चेहरे पर डर, किसी के चेहरे पर उत्सुकता, पर सबकी आंखों में एक सवाल, अब क्या होगा। गांव का प्रधान शिवदयाल 2 आदमी लेकर हवेली की ओर चला आया। रघुनाथ, उसने आवाज लगाई, तूने बड़ा हंगामा मचा दिया है। ठाकुर हरभजन का बेटा वीरपाल शहर से लौट आया है, कह रहा है तू झूठ फैला रहा है। रवि तुरंत आगे बढ़ा। सच झूठ नहीं होता प्रधान जी, हमारे पास सबूत हैं। प्रधान ने आंखें सिकोड़ लीं। सच और सबूत की बात मत कर, ये गांव ठाकुर की जमीन पर बना है, याद रख। रीना ने बीच में कहा, अगर जमीन झूठ से ली गई थी तो अब ये गांव सच पर खड़ा होगा। प्रधान ने उसकी ओर देखा। जबान संभाल रीना, और तू रवि, वीरपाल शाम तक यहीं आएगा, सोच ले क्या जवाब देगा। शाम तक हवेली के सामने लोगों की भीड़ लग चुकी थी। एक जीप आकर रुकी, धूल उड़ती हुई। जीप से उतरा वीरपाल सिंह, लंबा, गठीला, आंखों में वही तेज जो उसके पिता हरभजन की तस्वीरों में था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, हवेली को देखा, दीवारों की टूटन और बीच में खड़ी भीड़। कौन है रवि? उसकी आवाज भारी थी। रवि आगे आया। मैं। तू वही जिसने मेरे बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। रवि शांत था। मैंने झूठ नहीं फैलाया वीरपाल, मैंने बस वो पढ़ा जो तेरे बाप ने खुद लिखा था। उसने संदूक से वह पुराना कागज निकालकर सबके सामने खोला। लोगों ने सरक कर जगह बना दी। वीरपाल ने कागज छीना, देखा, लिखावट पहचानते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये मेरे बाप की लिखावट नहीं हो सकती। दादी सुनैना ने आगे बढ़कर कहा, तेरे बाप की आवाज को मैं पहचानती हूं वीरपाल, उन्होंने खुद यह मुहर मेरे सामने दफन की थी। उस वक्त कहाँ था? सत्य कभी मरे तो नहीं, बस सो जाता है। अब वो जाग गया है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दादी सब जानती थी, तो ठाकुर ने सच में धोखा दिया था। वीरपाल ने गुस्से में कहा, यह झूठ है, झूठ। रवि ने धीरे से कहा, अगर झूठ है तो छू ले इस मुहर को। भीड़ एकदम चुप हो गई। रीना ने सांस रोकी, कमला के हाथ कांपने लगे। रघुनाथ ने बेटे को रोकने की कोशिश की, मत कर ये सब, पर रवि का स्वर दृढ़ था। सच को साबित करने का यही एक रास्ता है। वीरपाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है। वह आगे बढ़ा और एक झटके में मुहर उठा ली। कुछ पल कुछ नहीं हुआ, फिर उसकी सांसें तेज होने लगीं, आंखें लाल हो गईं, उसके होंठ कांपे और शब्द खुद ब खुद फूट पड़े। हाँ, मैंने देखा था पिता को वो कागज जलाते हुए। उन्होंने कहा था, अगर ये बाहर आया तो हमारा नाम मिट जाएगा। मैंने भी दीवार में खुद जाकर मिट्टी भरी थी। मेरे बाप ने झूठ बोला था और मैंने उस झूठ को जिंदा रखा। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। रीना के चेहरे पर आंसू बहने लगे। कमला ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई अधूरी प्रार्थना पूरी हुई हो। वीरपाल घुटनों के बल गिर गया। मैं नहीं जानता था कि मुहर अब भी जिंदा है। रवि ने उसकी ओर देखा। मुहर नहीं, सच जिंदा है, बस लोग सोए हुए थे। अगले दिन चौपाल में सभा हुई। प्रधान शिवदयाल, पंडित भैरवदास और गांव के बुजुर्ग सब मौजूद थे। रघुनाथ ने कहा, मेरे पिता का नाम झूठे इल्जाम से मुक्त करो। ठाकुर की हवेली अब गांव के मंदिर के लिए दान की जाएगी। भैरवदास ने सिर झुकाया, यही धर्म का मार्ग है। वीरपाल ने सबके सामने कहा, मैं अब इस हवेली का दावा नहीं करता। यह हवेली अब उन्हीं की है जिनकी सच्चाई यहां दबी थी। रवि ने कहा, न तो जीत मेरी है न हार तेरी, जीत सिर्फ सच्चाई की है। भीड़ ने पहली बार ताली बजाई। गांव में दशकों बाद ऐसा हुआ था कि कोई नाम या जात नहीं बल्कि सच जीता था। शाम को हवेली में दिए जले। कमला ने तुलसी चौरे में दीप रखा। रीना खिड़की के पास बैठी हवा में झूमते दियों को देख रही थी। गोपी ने कहा, लगता है अब हवेली सच में जिंदा हो गई है। लच्छू हंसकर बोला,
अब डर नहीं लगता, दीवारें भी मुस्कुराती लगती हैं। दादी सुनैना ने कहा, क्योंकि दीवारों का बोझ उतर गया है। रवि ने मुहर हाथ में ली। अब उसका अक्षर चमक नहीं रहा था, वह शांत था, जैसे अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका हो। रघुनाथ ने पूछा, अब इसे क्या करेगा? रवि मुस्कुराया, इसे वहीं रख दूंगा जहां से मिला था, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने सच कभी मरता नहीं, बस वक्त आने पर बोलता है। कमला ने कहा, और तू? रवि ने बाहर देखा। गांव की गलियों में दियों की कतारें थीं, बच्चे खेल रहे थे और हवा में सुकून का संगीत। मैं अब इस मिट्टी की रखवाली करूंगा जहां झूठ दबा था और सच जगा। रीना ने धीरे से कहा, मिट्टी की मोहर का मतलब अब समझ आया, वो हमें झूठ से नहीं अपने आप से मिलवाती है। रवि ने सिर हिलाया। सच वही है जो दिल को शांत करे, और आज पहली बार हवेली की सांसें शांत हैं। रात गहराई, चांदनी दीवारों पर फैली। अब वो दीवारें जो पहले फुसफुसाती थीं, अब मौन थीं। बरगद की पत्तियां झूमी, और कहीं भीतर से जैसे हवा ने कहा, सत्य की परछाई कभी मिटती नहीं, बस समय आने पर सामने आती है। मुहर दीवार के नीचे रख दी गई, और हवेली ने पहली बार राहत की नींद ली। बरगद की छाया में अब धूप उतरने लगी थी। वही हवेली जो सालों तक सन्नाटे और भय की कहानी थी, अब सुबह की रोशनी में नहाई हुई लगती थी। दीवारों की दरारें अब मरम्मत हो चुकी थीं, लेकिन किसी ने उनमें चुना नहीं भरा था, बस दियों की लौ टांक दी गई थी। रवि ने कहा था, जिस जगह से सच बोला गया हो वहां दीवारें नहीं भरी जाती, उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है ताकि हवा गुजरती रहे। उस दिन हवेली की चौखट पर लोगों का आना जाना लगा रहा। गांव के बच्चे उत्सुकता से दीवार को देखते, और पंडित भैरवदास रोज वहां दिया जलाते। अब इस जगह का नाम गांव वालों ने रखा था सत्य चौपाल। रवि मिट्टी में घुटनों तक ढंसा हुआ था, हाथों में हल्की मूठ, पास में नंदी और भोलू नाम के उसके 2 बैल। रघुनाथ खेत के दूसरे सिरे पर खड़े थे। धीरे कर बेटा, मिट्टी को दर्द भी होता है। रवि मुस्कुराया, अब ये मिट्टी हमारी है बाबा, इसका दर्द भी हमारा, इसका सुकून भी। कमला पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी गोद में छोटे बच्चों का झुंड था, जिन्हें वह पुराने किस्से सुना रही थी। कभी इस हवेली की दीवारें बोलती थीं, वह कहती, अब वे सुनती हैं। रीना कुएं पर रस्सी खींच रही थी। सूरज की किरणों में उसकी चूड़ियों की चमक मिट्टी के रंग में घुल रही थी। गोपी और लच्छू लकड़ी के पटरे बना रहे थे। हवेली में अब एक छोटा सा स्कूल बनना था, जहां बच्चे पढ़ेंगे कि सत्य क्या होता है। पंडित भैरवदास ने मंत्रोच्चार किया। हवेली के आंगन में अब लोग इकट्ठा थे, कुछ दीप हाथ में, कुछ फूल। रवि ने मुहर उसी चौपाल के बीच मिट्टी में रखी, उसके चारों ओर दीप जलाए। ये कोई जादू नहीं, उसने कहा, यह हमारी आत्मा की गवाही है। ये हमें याद दिलाएगी कि अगर सच छिपाओगे तो मिट्टी भी बोझ बन जाएगी। रघुनाथ आगे आए। आज मैं अपने पिता की आत्मा से माफी मांगता हूं और शुक्रिया करता हूं उस बेटे का जिसने मुझसे भी बड़ा सच बोला। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। दादी सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये हवेली सच की नहीं, सुकून की होगी। रीना ने बच्चों को दिए बांटे। जब भी कोई झूठ बोले ये दिया बुझ जाएगा, और जब सच बोले तो ये अपने आप जल उठेगा। बच्चे हंसे और पूरे आंगन में दियों की कतार चमक उठी। कुछ दिन बाद वीरपाल सिंह हवेली में लौटा। अब उसकी आंखों में वही अहंकार नहीं था जो पहले दिन था। वह मुहर की ओर गया और उसके पास बैठ गया। मुझे लगा था मेरे पिता की इज्जत ही मेरी सच्चाई है, उसने कहा, पर अब समझ आया इज्जत तब होती है जब आदमी झूठ से ऊपर उठे। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सच किसी का नहीं होता वीरपाल, वो सबका होता है। जिसने उसे दबाया उसने खुद को दबाया। वीरपाल ने मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई।
अब से यह हवेली किसी ठाकुर की नहीं, गांव की है। शाम को सूरज ढल रहा था। रीना चौखट पर बैठी थी। उसकी हथेली में वही मिट्टी थी जिस पर सत्य की मुहर रखी थी। रवि उसके पास आया, बोला कुछ नहीं, बस आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर रीना ने पूछा, अब जब सब खत्म हो गया तो तू क्या करेगा? रवि ने मुस्कुराकर कहा, खत्म नहीं हुआ। रीना, अब शुरू हुआ है। ये हवेली अब डर की कहानी नहीं, सीख की जगह बनेगी। मैं चाहता हूं बच्चे यहीं पढ़ें, यहां से झूठ नहीं, आत्मविश्वास निकले। रीना ने उसकी ओर देखा। और अगर कभी तू खुद झूठ बोले, रवि ने कहा, तो ये हवेली मुझे याद दिलाएगी कि सच बोलना कितना जरूरी है, चाहे कितना भी भारी क्यों न लगे। रीना ने मुस्कुराकर कहा, फिर मैं यहीं रहूंगी ताकि देख सकूं तू झूठ बोलता है या नहीं। रवि हंस पड़ा। तो तय रहा, सत्य चौपाल की पहली अध्यापिका तुम। रीना की आंखों में चमक उतर आई। बरगद की पत्तियां हवा में हिलीं, जैसे उनकी बात पर मुहर लगा रही हों। रात गहराई, लेकिन हवेली अब अंधेरी नहीं थी। हर दीवार पर दियों की परछाई नाच रही थी। दादी सुनैना ने कहा, देखो, हवेली अब सांस ले रही है, जैसे उसने बोझ उतार दिया हो। रघुनाथ ने दीपक की लौ देखी। कभी कभी सच बोझ नहीं, दवा होता है। कमला ने कहा, और जिसने सच को अपनाया उसे डरने की जरूरत नहीं रहती। गोपी ने मजाक में कहा, तो अब झूठ बोलने वाले को भी चौपाल बुलाया जाएगा? सब हंस पड़े। रीना ने जवाब दिया, हाँ, ताकि वो यहां आकर खुद से सच बोल सके। रवि ने मुहर की ओर देखा। अब वह मिट्टी में आधी दबी थी, शांत, स्थिर और जैसे मुस्कुरा रही हो। अगली सुबह गांव के बच्चे हवेली में पढ़ने आए। रीना ने उन्हें पहला पाठ पढ़ाया। सत्य वही है जो मन को भारी नहीं करता। रवि बाहर खेत की मेड़ पर खड़ा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर थी और दूर सत्य चौपाल की घंटी की आवाज हवा में तैर रही थी। कमला ने खिड़की से देखा, उसके चेहरे पर संतोष था। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे घर में कोई दीवार नहीं, सिर्फ रास्ते हैं। दादी ने आंखें बंद की। सच की खुशबू अब इस मिट्टी में मिल गई है। सर्दियों की सुबह थी। हवेली के आंगन में हल्की धूप उतर रही थी। बरगद की पत्तियों से गिरती ओस की बूंदें जैसे हवेली की सांसों का हिस्सा हों। रवि चौपाल के सामने खड़ा था, जहां अब एक बड़ा लकड़ी का तख्ता लगा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सत्य चौपाल, यहां झूठ का प्रवेश वर्जित है। रीना अंदर बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चों, सच बोलने से डर लगता है, लेकिन वो डर भी मिट्टी में मिल जाता है जब हम उसे बोल लेते हैं। बच्चों की हंसी हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। वही दीवारें जो कभी सच सुनकर कांप उठती थीं, अब उस सच्चाई की गूंज से मुस्कुरा रही थीं। दिन ढल रहा था। गोपी और लच्छू चौपाल के बाहर दिए सजाने में मदद कर रहे थे। कमला ने आंगन में तुलसी चौरे पर दिया रखा और कहा, अब इस घर में झूठ का नाम लेने वाला भी डरता है, और यही इस हवेली की जीत है। रघुनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, पर बेटा, रवि को समझा देना कि सत्य चौपाल को संभालना सिर्फ नाम की बात नहीं है। जहां सच बोला जाता है, वहां झूठ छिपकर भी आता है। कमला ने चिंतित नजरों से हवेली की ओर देखा। क्या कुछ होने वाला है? रघुनाथ ने धीमे स्वर में कहा, मिट्टी का सच कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ उसकी परीक्षा भी आती है। अगली सुबह गांव में फुसफुसाहट थी। लोग चौपाल के पास इकट्ठा थे। कहते हैं, ठाकुर की हवेली से फिर रात को आवाजें आईं। कोई दीवार पर कुछ लिख गया है। सत्य का अक्षर खून से लिखा है। रवि ने यह सुना तो सीधे हवेली पहुंचा। दीवार पर लाल रंग में लिखा था, सत्य झूठ है, ठाकुर निर्दोष था। रीना ने पढ़ते ही कहा, किसी ने गांव को डराने की कोशिश की है। गोपी ने कहा, रात को कोई अजनबी यहां आया था, कुत्ते भौंक रहे थे। रघुनाथ ने गंभीर होकर कहा, यह काम वही कर सकता है जिसे डर है कि सच जिंदा न रह जाए।
पंडित भैरव दास भी वहां पहुंचे। सावधान रहो बेटा, जब सच को चुनौती दी जाती है तो उसे साबित करने के लिए फिर एक बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। रवि ने दीवार की ओर देखा। फिर से यह मुहर बोलेगी। रात को हवेली में फिर दिए जलाए गए। रवि, रीना, गोपी, लच्छू और रघुनाथ सब चौपाल में बैठे थे। मुहर वही थी जो अब तक शांत थी। रवि ने धीरे से कहा, अगर किसी ने फिर झूठ फैलाया है तो ये मुहर खुद बताएगी। हवा में सर्दी थी, पर उस सर्दी में अजीब सी गंध, धूप, मिट्टी और भय की। रवि ने दिया मुहर के पास रखा। जिसने झूठ लिखा है वह आज रात यहां आएगा। ये मुहर उसे बुलाएगी। रीना ने कहा, क्या सच में ये बुला सकती है? रवि ने जवाब दिया, सच बोलने से पहले डर भी आता है रीना, लेकिन सच हमेशा लौटता है। इतने में हवेली का बड़ा दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला। सबकी निगाहें उधर मुड़ी। अंधेरे में एक परछाई अंदर आई। वीरपाल सिंह। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखें लाल और कपड़े धूल से सने हुए। मैं नहीं आया था झूठ फैलाने, उसने कहा, पर गांव में किसी ने मेरा नाम लेकर दीवार पर यह लिखा। रवि ने पूछा, तो कौन होगा? वीरपाल ने चुपचाप कहा, मेरे पिता के पुराने नौकर राम सेवक, वही जो सच उजागर होने की रात गायब हो गया था। उसने ही ये अफवाह फैलाई होगी। उसने मुझसे बदला लेने की कसम खाई थी। रीना ने कहा, तो क्या वो अब भी जीवित है? वीरपाल ने सिर झुका लिया। हाँ, और शायद वह यहीं छिपा है। रवि ने मुहर उठाई और चौपाल के बीच रखी। आज रात जो झूठ बोलेगा उसका सच यही बोलेगी। घंटे बीते, हवा भारी हो गई, दियों की लौ डोलने लगी। फिर अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रवि ने कहा, आओ, जो भी है सामने आओ। अंधेरे से एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी अंदर आया, हाथ में छड़ी, आंखों में भय। मैंने कुछ नहीं किया, उसने बुदबुदाया। मेरा नाम राम सेवक है, रघुनाथ ने कहा। तो फिर दीवार पर किसने लिखा? राम सेवक कांप गया। मैं नहीं चाहता था कि ठाकुर का नाम मिटे। उसने मुझे घर दिया था, रोटी दी थी। जब सबने उस पर उंगली उठाई, मैं सह नहीं सका। रवि ने कहा, तो तूने झूठ लिखा? राम सेवक ने आंखें बंद की। हाँ, और जैसे ही उसने मुहर को देखा, उसके होंठ कांपने लगे। उस रात ठाकुर ने मुझे भेजा था तेरे दादा को मनाने, पर जब उन्होंने मना किया, ठाकुर ने मुझे कहा, दीवार बना दो। मैंने दीवार बनाई। उसके भीतर उनका शरीर था। पूरा चौपाल सन्नाटे में डूब गया। कमला के मुंह से दबी चीख निकली। रघुनाथ की आंखों से आंसू झरने लगे। रवि ने कहा, तूने ही सच को दीवार में दबाया था। राम सेवक घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैं झूठ से थक गया हूं। रवि ने कहा, माफी नहीं मिलेगी, लेकिन तू सजा नहीं पाएगा। सच बोलने की सजा किसी को नहीं मिलती। अगली सुबह गांव फिर इकट्ठा हुआ। राम सेवक ने सबके सामने अपने गुनाह कबूल किए। लोगों ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने झूठ नहीं छिपाया। रवि ने चौपाल के बीच जाकर कहा, आज से हर साल इस दिन हम सत्य दिवस मनाएंगे। कोई भी यहां झूठ बोलेगा तो उसे यही मिट्टी सुन लेगी। हम सब कसम खाएं, इस चौपाल में कभी झूठ नहीं फलेगा। रीना ने हाथ बढ़ाकर मुहर पर रखा। हम सब इस चौपाल की रखवाली करेंगे। बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे हाथ रखे। कमला, रघुनाथ, दादी, वीरपाल, गोपी, लच्छू, सबने वही किया। मुहर की सतह पर धूप पड़ी और सत्य का अक्षर चमक उठा। शाम को हवेली के बाहर दीपमालाएं सजाई गईं। बरगद की शाखाओं पर दिए टंगे थे। रीना ने मुस्कुराकर कहा, देखो, अब ये हवेली रोती नहीं, हंसती है। रवि ने उसकी ओर देखा, क्योंकि अब दीवारों में सच है, डर नहीं। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा। लगता है तेरे दादा को अब शांति मिली होगी। दादी सुनैना ने आंखें बंद कर कहा, हाँ, क्योंकि अब झूठ की छांव में कोई नहीं रहेगा। सर्द हवाओं के बाद बसंत का पहला दिन था। बरगद की पत्तियां नई चमक से लहर रही थीं और हवेली की दीवारों पर धूप ऐसे उतर रही थी
जैसे सालों बाद कोई मेहमान लौटा हो। सत्य चौपाल अब गांव का सबसे जीवंत हिस्सा बन चुकी थी। बच्चे सुबह यहीं इकट्ठे होते, रीना उन्हें पढ़ाती, गोपी खेल सिखाता, लच्छू लकड़ी से नई बेंचें बनाता और रवि हर सुबह चौपाल की मिट्टी पर पानी छिड़कता। सत्य की धूल कभी सूखनी नहीं चाहिए, वह कहा करता था। हवेली अब डर की नहीं, सीख की थी। दीवारों से फुसफुसाहटें नहीं आती थीं, या शायद सबको लगता था कि अब वे थम चुकी हैं। लेकिन सच की दुनिया में भी शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं। उस शाम जब सूरज बरगद की शाखाओं के पीछे उतर रहा था, रीना ने देखा दीवार के कोने में हल्की सी दरार फिर उभर आई थी। वही जगह जहां कभी मिट्टी की मोहर पहली बार मिली थी। रीना ने पास जाकर हाथ लगाया। मिट्टी ठंडी थी और भीतर से एक हल्की हवा निकल रही थी, जैसे दीवार अब भी सांस ले रही हो। रवि, उसने पुकारा। रवि खेत से लौट रहा था, कंधे पर हाथ लटकाए। वह दौड़ कर आया। क्या हुआ? देखो, रीना ने कहा। फिर से दरार। रवि झुककर देखने लगा। ये तो वही जगह है, लेकिन पिछले महीने तो हमने इसे ठीक किया था। रीना की आवाज में चिंता थी। क्या ये बस मिट्टी की हरकत है या फिर, रवि ने बीच में कहा, या फिर हवेली कुछ कहना चाहती है। दोनों की निगाहें उस जगह टिक गईं। धीरे धीरे दरार से हवा निकली और मिट्टी की खुशबू के साथ एक धीमी सी आवाज तैर कर आई। झूठ, झूठ, झूठ। रीना की सांस अटक गई। किसने? रवि ने चारों ओर देखा। आसमान में कौए उड़ रहे थे और चौपाल के कोने पर बच्चों की भीड़ थी। अगले दिन सुबह सत्य चौपाल में बच्चों की भीड़ लगी थी। रीना पढ़ा रही थी, सत्य का अर्थ है जो हमेशा एक जैसा रहे। तभी एक बच्चा, छोटा बबलू, अचानक रो पड़ा। मास्टरनी जी, मैंने झूठ बोला। रीना चौंकी। क्या हुआ? बबलू ने कांपते हुए कहा, मैंने कल रात अपनी अम्मा की पायल तोड़ी थी और कहा कि बिल्ली ने गिरा दी। रीना ने मुस्कुराते हुए सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, सच बोलने के बाद डर चला जाता है। पर तभी दरवाजे पर खड़े लच्छू ने कहा, रीना, एक बात अजीब है। क्या? रात को जब मैं चौपाल बंद कर रहा था तो दीवार से खटखट की आवाज आई। लगा जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो। रीना और रवि एक दूसरे की ओर देखने लगे। रवि ने कहा, सत्य की चौपाल अब झूठ को पहचानने लगी है। यहां कुछ बदल रहा है। उस रात हवेली में सन्नाटा था। कमला रसोई में दिया बुझाकर निकली तो दीवार के पास से धीमी फुसफुसाहट आई। झूठ बोला गया है। कमला ठिठक गई। कौन? उन्होंने धीरे से पूछा, पर जवाब हवा में घुल गया। उसी वक्त बाहर चौपाल पर दिया अपने आप बुझ गया। रवि जागा हुआ था। उसने यह देखा और बाहर निकल गया। रीना भी साथ आई। दिया कैसे बुझ गया? शायद हवा से, रीना बोली। पर उसी पल दीवार पर लाल मिट्टी के अक्षर उभर आए। सत्य चौपाल में झूठ ने जन्म लिया है। रवि ने हाथ से मिट्टी छुई। गरम है, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। सुबह होते ही पूरे गांव में चर्चा फैल गई। हवेली फिर बोलने लगी है। दीवार पर खुद ब खुद लिखा गया है। कहीं मुहर फिर से जागी तो नहीं? पंडित भैरवदास चौपाल पहुंचे। बेटा रवि, उन्होंने कहा, सच भी अगर समय से पहले बोला जाए तो संकट बन जाता है। ये मुहर अब जाग चुकी है। इसका मतलब है कि कोई झूठ चौपाल के भीतर छिपा है। रवि ने कहा, पर सबने तो कसम खाई थी। पंडित ने गंभीर नजरों से कहा, कसम तब टूटती है जब कोई डर फिर से पैदा होता है। रीना बोली, तो हमें उस डर को ढूंढना होगा। रवि ने बच्चों को बुलाया। सब चौपाल में बैठे, मुहर बीच में रखी थी। जिसने भी झूठ बोला है उसे डरने की जरूरत नहीं, रवि ने कहा। बस मुहर को छूना और सच बोल देना। सब बच्चे एक एक कर आए। बबलू, पिंकी, गोपाल, सभी ने ईमानदारी से सच बोला। लेकिन जब माधव की बारी आई, उसने हाथ पीछे खींच लिया। क्यों डर रहा है?
रीना ने पूछा। माधव की आंखों में आंसू भर आए। मैंने स्कूल की गुल्लक से पैसे निकाले थे, खेल के खिलौने लेने थे। चौपाल में सन्नाटा। मुहर की सतह गर्म हो उठी, उसे हल्की रोशनी निकली और दीवार की दरार से फिर वही फुसफुसाहट आई। झूठ बाहर आया है। चौपाल फिर पवित्र हुई। बच्चे डर के मारे चुप थे। रवि झुका और माधव के कंधे पर हाथ रखा। देखा, सच बोला तो दीवार भी शांत हो गई। यही इस चौपाल की ताकत है। रीना ने कहा, मिट्टी की मोहर अब डराने नहीं, सिखाने के लिए जागती है। शाम को पूरा गांव फिर सत्य चौपाल पर इकट्ठा हुआ। कमला ने तुलसी चौरे पर दीप रखा और रघुनाथ ने बच्चों से कहा, हम सब अपने बच्चों को यही सिखाएंगे। सच बोलना सबसे बड़ी पूजा है। दादी सुनैना मुस्कुराई। अब हवेली की दीवारें डर नहीं, भरोसा देती हैं। वीरपाल भी वहां पहुंचा। उसने मुहर की ओर देखा और कहा, मैंने इस मिट्टी को धोखे से जाना था, आज इसे सच्चाई से प्रणाम करता हूं। रवि ने सबको देखा। सत्य चौपाल अब सिर्फ जगह नहीं रही, यह हमारा आईना है। जो झूठ छिपाएगा वो खुद को देख लेगा। बरसात की पहली गरज के साथ बादल गांव पर उतर आए थे। हवेली की मिट्टी से उठती सोंधी गंध हवा में घुली हुई थी। वही हवेली जो अब सत्य चौपाल कहलाती थी, अब गांव की आत्मा बन चुकी थी। पर इस बार बरसात कुछ अलग थी। हवा में बेचैनी थी, जैसे किसी पुरानी याद की परछाई फिर लौट आई हो। रवि खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर बार रोशनी गिरते ही चौपाल की दीवार पर वही पुराना निशान सत्य चमक उठता था। कमला बोली, हर बार बरसात आती है, लेकिन इस बार हवेली कुछ कह रही है। रघुनाथ ने सिर उठाया। सच के घर में सन्नाटा कभी साधारण नहीं होता कमला, कुछ आने वाला है। रीना ने बच्चों को घर भेज दिया था। आज चौपाल बंद रखेंगे रवि, मौसम भी बिगड़ रहा है, उसने कहा। पर रवि ने गहरी सांस ली। नहीं रीना, आज वही रात है जब दादा का सच उजागर हुआ था। शायद आज मिट्टी कुछ और बताना चाहती है। आधी रात बिजली चमकती और दीवारों की परछाई बरगद के तने तक फैल जाती। सारी हवेली में दिए बुझे हुए थे, बस चौपाल के बीच एक दीप जल रहा था। वही दीप जो मुहर के पास हमेशा रखा जाता था। गोपी और लच्छू दरवाजे पर थे। भाई, बाहर हवा तेज हो रही है, गोपी ने कहा। हाँ, रवि ने कहा, लेकिन आज चौपाल बंद नहीं होगी जब तक हवेली शांत न हो जाए। रीना ने झुककर मुहर को देखा। वह हल्की चमक रही थी, जैसे किसी भीतर की लपट को दबा रही हो। रवि, रीना बोली, इसका रंग पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मुहर अब मिट्टी के रंग की नहीं रही, वह लाल सी दीप्त हो रही थी, जैसे आग और रक्त का मेल। रवि ने हाथ बढ़ाया। ये गर्म है। अचानक हवा का झोंका आया, दीप बुझ गया और पूरी चौपाल अंधेरे में डूब गई। दीवारों से आवाज आई, मिट्टी बोलना चाहती है। कमला और रघुनाथ भी दौड़कर चौपाल पहुंचे। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। दादी सुनैना दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में पुराना डर लौट आया था। ये वही रात है, उन्होंने कहा। सालों पहले भी ऐसे ही रात में दीवार गिरी थी और हवेली ने एक आत्मा को बाहर निकाला था। रवि ने जवाब दिया, अब हवेली में आत्मा नहीं, सच्चाई है। लेकिन तभी जमीन कांपी। चौपाल की दीवार से मिट्टी झरने लगी और भीतर से गड़गड़ाहट सी आवाज आई। सत्य अधूरा है, रीना ने चीख कर कहा। रवि, दीवार गिर रही है। पर रवि ने हाथ उठाया। नहीं, इसे गिरने दो। शायद जो सच दादा का था वो पूरा नहीं हुआ था। दीवार की मिट्टी टूटी और भीतर से कुछ चमकता हुआ बाहर गिरा। एक दूसरी मुहर, काली और टूटी हुई। सभी हतप्रभ रह गए। पंडित भैरवदास भी उस समय वहीं पहुंचे। हे भगवान, ये तो दूसरी असत्य मुहर है, पंडित ने कांपते स्वर में कहा। ये ठाकुर हरभजन की दूसरी मुहर थी, असत्य। वह इसे इसलिए बनवाना चाहता था ताकि सच को मिटा सके, पर समय रहते ये अधूरी रह गई।
शायद इसी का असर था कि हवेली में झूठ और सच दोनों साथ जीते रहे। रवि ने कहा, तो यही कारण था कि हवेली कभी पूरी तरह शांत नहीं हुई। रीना ने धीरे से कहा, अगर यह अधूरी मुहर अब जागी है तो इसका मतलब है कि धरती अब खुद बोल रही है। वीरपाल भी वहां पहुंचा, भीगा हुआ, थका हुआ। मैंने सुना चौपाल से आवाजें आ रही हैं। ये क्या हो रहा है? रवि ने मुहर उठाई, वह कांप रही थी। ये झूठ की आखिरी परछाई है वीरपाल। जब तक इसे मिट्टी में मिलाया नहीं जाएगा, हवेली का संतुलन वापस नहीं आएगा। बारिश अब तूफान में बदल गई थी। रवि ने दोनों मुहरें, सत्य और असत्य, अपनी हथेलियों पर रखीं। दोनों एक ही मिट्टी से बनी हैं, उसने कहा, जैसे इंसान जिसमें सच और झूठ दोनों बसते हैं। रीना ने हाथ जोड़े, अब क्या करेगा तू? रवि ने कहा, दोनों को मिलाकर एक बनाना होगा, तभी हवेली शांत होगी। सत्य बिना असत्य के अधूरा है और असत्य बिना सत्य के नष्ट। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। वीरपाल और रघुनाथ ने दिए जलाए। कमला ने तुलसी की मिट्टी लाकर दी। रवि ने दोनों मोहरों को उसमें दबाया और कहा, जैसे मिट्टी में झूठ गलता है वैसे ही यहां हर छल खत्म होगा। तेज बिजली गिरी, पूरा आंगन रोशनी से नहा गया। हवेली की दीवारें थर्राईं पर गिरी नहीं, सिर्फ हवा बदली, भारीपन हल्का हो गया। रीना ने कहा, देखो दीवार शांत हो गई है। दादी सुनैना मुस्कुराई, अब मिट्टी का व्रत पूरा हुआ है। सुबह जब सूरज उगा तो चौपाल की दीवार पर नई दरार नहीं थी, बल्कि वहां मिट्टी से खुद ब खुद लिखा था, सत्य और असत्य दोनों एक ही मिट्टी के बच्चे हैं। रवि ने उस पर उंगली फेरी। अब हवेली बोल चुकी है। रीना ने पूछा, और मिट्टी की मुहर? रवि ने कहा, अब वो नहीं है, मिट्टी में मिल गई। जैसे सच किसी व्यक्ति का नहीं, पूरी धरती का होता है। रघुनाथ ने कहा, अब हवेली को कोई डर नहीं रहेगा। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब झूठ और सच ने साथ रहना सीख लिया है। पंडित भैरवदास ने चौपाल की घंटी बजाई। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उस दिन से हर साल मिट्टी दिवस मनाया जाने लगा, जिस दिन इंसान को यह याद दिलाया जाए कि सच और झूठ दोनों इंसान में ही हैं, मगर जो सच को चुनता है वही मिट्टी की तरह अमर हो जाता है। शाम को रवि और रीना बरगद के नीचे बैठे थे। धूप की आखिरी किरण चौपाल की दीवार पर पड़ी। जहां कभी सत्य चमकता था, अब वहां बस मिट्टी थी, पर उस मिट्टी से रोशनी निकल रही थी, धीमी पर जीवित। रीना ने कहा, क्या ये कहानी खत्म हो गई? रवि ने मुस्कुराया, कहानी नहीं रीना, अब ये मिट्टी की जुबान बन गई है। जब भी कोई झूठ बोलेगा ये मिट्टी गवाही देगी। रीना ने आसमान की ओर देखा, तो ये हवेली अब बोलती नहीं, सुनती है। रवि ने सिर हिलाया, हाँ, और हर सच का वाक्य इसकी सांसों में दर्ज हो गया है। बरगद की पत्तियां हिलीं, हवा चली और हवेली की दीवारों ने एक आखिरी बार फुसफुसाकर कहा, मिट्टी झूठ नहीं बोलती। सालों बीत चुके थे, हवेली अब पुरानी नहीं लगती थी। उसके चारों ओर नई दीवारें, नई मिट्टी और बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। सत्य चौपाल अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि गांव का हृदय बन चुकी थी। हर बरसात में जब मिट्टी की खुशबू उठती, लोग कहते, देखो हवेली सांस ले रही है। रवि अब गांव के प्रधान बन चुके थे। रीना स्कूल चलाती थी, वही स्कूल जो कभी हवेली के आंगन में शुरू हुआ था। गोपी अब बच्चों को कहानी सुनाने वाला मास्टर गोपी कहलाता था और लच्छू लकड़ी का काम छोड़ चौपाल की मूर्तियां गढ़ता था, दीवारों पर सत्य के नए प्रतीक बनाता था। कमला अब सफेद बालों में भी पहले जैसी मुस्कान ली, हर सुबह तुलसी चौरे पर दिया रखती, और रघुनाथ धीमी चाल में चौपाल की मिट्टी छूकर प्रणाम करते थे। दादी सुनैना अब नहीं थी, पर उनकी कही बात अब भी हवेली की दीवारों में गूंजती थी। मिट्टी झूठ नहीं बोलती,
आज गांव का सबसे बड़ा दिन था, मिट्टी दिवस। हर साल इस दिन पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा होता था। बच्चे दिए जलाते और सबसे पहले एक गीत गाते, मिट्टी में छुपा है सच पुराना, जो बोले मन से वही हमारा खजाना। रीना ने दिए जलाए और कहा, आज चौपाल को बने 10 साल हो गए, 10 साल बिना झूठ के। रवि मुस्कुराए, बिना झूठ के नहीं रीना, लेकिन अब झूठ डरता है, पहले सच डरता था। भीड़ में हंसी फैल गई। पंडित भैरव दास ने घंटी बजाई और कहा, सत्य चौपाल की मिट्टी अब गांव के हर घर में रखी जाती है। हर दिवाली, हर जन्म, हर खेत की पहली हल जोत सब इसी मिट्टी से शुरू होते हैं। लोगों ने जयकार की, मिट्टी की जय, सत्य की जय। उसी भीड़ में एक नन्हा लड़का खड़ा था, किशन, बबलू का बेटा। वो दीवार के पास गया जहां सत्य शब्द अब फीका पड़ चुका था। उसने दीवार को छूते हुए पूछा, मास्टर गोपी, क्या ये वही दीवार है जो बोलती थी? गोपी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, वही। जब झूठ ज्यादा फैल जाता था तब ये हवेली फुसफुसाकर सच कह देती थी। किशन ने भोलेपन से पूछा, पर अब ये क्यों नहीं बोलती? रवि ने दूर से उसकी बात सुनी और पास आकर बोला, क्योंकि अब सच को बोलने के लिए दीवार की जरूरत नहीं। अब हर बच्चा खुद दीवार बन गया है। जो झूठ सुनकर भी टिक जाए वही सच्चा है। किशन मुस्कुराया, अगर ये दीवार फिर बोले तो? रीना ने कहा, तो समझ लेना बेटा, किसी ने झूठ बोला है और हवेली फिर उसकी मदद करने आई है। शाम को सूरज ढलने लगा। बरगद की छाया चौपाल के बीच तक आ चुकी थी। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और हवेली की दीवारों पर नई पेंटिंग बन रही थी। एक तरफ रवि के दादा की तस्वीर, दूसरी ओर मिट्टी की मुहर का चित्र। रीना ने दीवार पर रंग भरते हुए कहा, सोचो रवि, कितने साल बीत गए। कभी यही हवेली डर की कहानी थी, आज बच्चों की किताब बन गई है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, और यही सबसे बड़ा सच है, जब डर को मिट्टी में मिला दिया जाए तो वही मिट्टी भविष्य बन जाती है। रीना ने रंग का ब्रश नीचे रखा, और तुझे पता है, आज जब किशन ने पूछा कि दीवार क्यों नहीं बोलती, मुझे लगा हवेली मुस्कुरा रही थी। रवि ने दीवार की ओर देखा, क्योंकि हवेली को पता है उसका काम पूरा हो गया है। रात हुई, लोग घर चले गए। चौपाल खाली थी, केवल हवा और दियों की लौ बची थी। रवि और रीना आखिरी दिया बुझाने आए। हवा धीरे धीरे बरगद की शाखाओं से उतर रही थी। तभी एक धीमी फुसफुसाहट उठी, इतनी हल्की कि बस हवेली ने सुनी। अब तुम बोलो, मैं सुनूंगी। रीना ने चौंक कर कहा, सुना? रवि मुस्कुराया, हाँ, हवेली ने जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। रीना ने दीवार पर हाथ रखा, और हमने वादा किया था, इस मिट्टी को कभी झूठा नहीं होने देंगे। दीवार के नीचे की मिट्टी हल्की गर्म हुई और दिए की लौ थरथराई। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह सूरज निकला तो चौपाल की दीवार पर कुछ नया लिखा था, लाल मिट्टी में, चमकते अक्षरों में, सत्य चौपाल अब हर दिल में है। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने लिखा नहीं था, पर सब जानते थे ये हवेली की आखिरी गवाही थी। रवि ने मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई। अब ये हवेली नहीं, इतिहास है। रीना ने बच्चों की ओर देखा, और इन बच्चों में अब वही मिट्टी है जो झूठ को पहचान लेती है। कमला ने आसमान की ओर देखा, जो मिट्टी से शुरू हुआ वही मिट्टी में अमर हुआ। बरगद की पत्तियां झूमी, दीवारों ने धूप पी ली, और दूर से जैसे हवा ने आखिरी बार कहा, सत्य अमर है, मिट्टी शाश्वत।